हेलो एवरीवन, टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न पर। सवाल था, हाल ही में समाचारों में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कर्नाटक। हाल ही में गोवा तमनार ट्रांसमिशन परियोजना के कारण काली टाइगर रिजर्व खबरों में रहा। आपको बता दें कि काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। इसे पहले डंडेली अंशी टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता था। इस टाइगर रिजर्व में दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर्स और भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। यहाँ नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। वीट ब्लास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या है? एक, ये एक फसल रोग है जो मैग्नापोर्थे ओरेजे नामक कवक के कारण होता है। 2, ये गेहूं की फसल को ही संक्रमित करता है। और 3, एशिया में इसका पहला प्रकोप 2016 में बांग्लादेश में दर्ज किया गया था। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी केवल 1 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक वीट ब्लास्ट विश्व स्तर पर खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। आपको बता दें कि वीट ब्लास्ट एक फसल रोग है जो दक्षिण अमेरिका में उत्पन्न होने वाले कवक मैग्नापोर्थे ओरेजे के कारण होता है, इसलिए कथन एक सही है। शोधकर्ताओं ने 1980 के दशक में पहली बार ब्राजील में गेहूं की फसलों में इसका पता लगाया था। अब ये कवक पूरे दक्षिण अमेरिका में फैल चुका है। ये कवक विशेष रूप से चावल और गेहूं की फसल को प्रभावित करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। एशिया में इसका पहला प्रकोप वर्ष 2016 में बांग्लादेश में दर्ज किया गया था, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह विकल्प डी सही हो जाता है। चलिए अगला सवाल। सिविल सेवा दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 2023 में इसकी थीम विकसित भारत, एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल रही। और कथन 2, इसी दिन 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री ने दिल्ली में प्रशिक्षु प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सिविल सेवा दिवस 2023 मनाया गया। बता दें कि भारत सरकार हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाती है। इस दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्राथमिक कार्यक्रम कार्यान्वयन और नवाचार श्रेणियों के लिए जिलों व कार्यान्वयन इकाइयों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष इस दिवस की थीम विकसित भारत, एम्पावरिंग द सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल रही, इसलिए कथन एक सही है। इस दिन को मनाने की तारीख 21 अप्रैल इसलिए चुनी गई क्योंकि 1947 में इसी दिन स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस दिल्ली में प्रशिक्षु प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था, इसलिए कथन 2 सही है। उन्होंने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर कोरल रीफ है और दाईं ओर उनसे संबंधित स्थान है। तो हमारा पहला युग्म है 1, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, 2, राजा अम्पेट रीफ इंडोनेशिया, 3, टुबाटाहा रीफ इक्वाडोर और 4, गैलापागोस रीफ फिलीपींस। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सुमेलित है या हैं। ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म या फिर डी सभी 4 युग्म। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। हाल ही में इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह में एक नई प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ की खोज की गई है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित नहीं है। गौरतलब है कि कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टान होती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से लगभग 93 मील दूर कोरल सागर में स्थित है, इसलिए युग्म 1 सुमेलित है। साथ ही राजा अम्पेट रीफ इंडोनेशिया के पश्चिम पापुआ प्रांत में बर्ड्स हेड प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित है, इसलिए युग्म 2 भी सुमेलित है। वहीं टुबाटाहा रीफ फिलीपींस के पश्चिमी प्रांत में प्योर्टो प्रिंसेसा से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सुलू सागर के बीच स्थित है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। तो इस तरह विकल्प भी सही है। अगला सवाल, सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रदर्शनी के लिए सिनेमाटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणीकरण और प्रदर्शनियों को विनियमित करने का प्रावधान करता है। कथन 2, इसमें वीडियो पायरेसी की जांच के प्रावधान भी शामिल हैं। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म पायरेसी से निपटने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 में आवश्यक संशोधन करने की योजना की घोषणा की। आपको बता दें कि इस अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड भारत में एक नियामक संस्था है जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रमाण पत्र जारी करती है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 प्रदर्शनी के लिए सिनेमेटोग्राफ फिल्मों के प्रमाणीकरण और प्रदर्शनियों को विनियमित करने का प्रावधान करता है, इसलिए कथन एक सही है। मौजूदा अधिनियम में वीडियो पायरेसी की जांच के प्रावधान नहीं है, तो वहीं फिल्मों के प्रमाणन के लिए आयु आधारित श्रेणियां भी सीमित हैं, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में G20 प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नामक एक अभियान शुरू किया है, इसलिए विकल्प भी सही है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सहयोग से हुई थी। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र नामक समर्पित आउटलेट्स के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है। ये आउटलेट बहुत कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, SCIM पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? सही आंसर है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजना निर्भया फंड योजना के तहत 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में शुरू की गई है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक सुरक्षित शहर कार्यान्वयन और निगरानी यानी SCIM पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प भी सही है। ये पोर्टल परियोजना के तहत तैनात संपत्तियों और कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित अन्य विवरणों को अपलोड करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सक्षम करेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये 1960 में हस्ताक्षरित भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल साझाकरण समझौता है। और 2. इसके लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हाल ही में सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की बैठक आयोजित हुई। आपको बता दें कि सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल साझाकरण समझौता है, जिस पर वर्ष 1960 में हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए कथन 1 सही है। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल की बातचीत के बाद इस पर हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस समझौते के अनुसार पूर्वी क्षेत्रों की नदियों यानी व्यास, रावी और सतलज पर भारत को नियंत्रण का अधिकार मिला। वहीं पश्चिमी क्षेत्रों की नदियों जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। इस प्रकार विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इस वर्ष इसकी थीम रिस्टोर आवर अर्थ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आज यानी 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के महत्व और हमारे ग्रह की रक्षा के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जाता है, इसलिए कथन 1 सही है। पहला पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था। earthday.org इस दिवस का वैश्विक आयोजक है। पृथ्वी दिवस 2023 की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प सही हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, संगठन से समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य वंचित ग्रामीण समुदायों को दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभों से परिचित कराना है। और दूसरा कथन, इसका आयोजन केवल पहाड़ी राज्यों में किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन संक्षिप्त में DAYNRLM ने संगठन से समृद्धि ग्रामीण महिलाओं को पीछे नहीं छोड़ना अभियान शुरू किया है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के तहत एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाओं को एकत्रित करना है। जबकि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य वंचित ग्रामीण समुदाय को DAYNRLM के लाभों से परिचित कराना है, इसलिए कथन 1 सही है। 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के गठन की उम्मीद के साथ यह अभियान सभी राज्यों में आयोजित किया जाएगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प भी सही है।
अगला सवाल, हाल ही में समाचारों में देखी गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन यानी EMIC तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में इन तरंगों की पहचान की है। 2. ये तरंगे मिलकर इलेक्ट्रॉनों के अवक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और 3. ये भूमध्य रेखीय मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन यानी EMIC तरंगों की पहचान की है, इसलिए कथन 1 सही है। ये तरंगे प्लाज्मा तरंगों का एक रूप हैं और वैज्ञानिकों ने इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया है। ये तरंगे किलर इलेक्ट्रॉनों के अवक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो हमारी अंतरिक्ष जनित प्रौद्योगिकी या उपकरणों के लिए खतरनाक हैं, इसलिए कथन 2 सही है। किलर इलेक्ट्रॉन प्रकाश की गति के करीब गति वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पृथ्वी ग्रह के विकिरण बेल्ट का निर्माण करते हैं। EMIC तरंगे अनुप्रस्थ प्लाज्मा तरंगे होती हैं जो भूमध्य रेखीय मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न होती हैं, इसलिए कथन 3 सही है। तो इस तरह विकल्प डी सही है। चलिए अब अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मागी किससे संबंधित है? ए गूगल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी टेस्ला? तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।